मोदी 3.0 के सत्ता में आने से पहले अब कई सीटों पर बीजेपी की हार को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इन्हीं सीटों में से एक सीट है फैजाबाद की। फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत ही अयोध्या शहर आता है। वही अयोध्या जहां राम मंदिर का निर्माण कराने के साथ बीजेपी को उम्मीद थी कि वो इस बार इस सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इस सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के उस समय के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को हराया है। फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विजयी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद अपनी जीत से खासा उत्साहित हैं। उनका कहना है कि बीजेपी हर पहलू पर फेल हुई है। बीजेपी का मुद्दा मंदिर, मस्जिद, हिंदू पाकिस्तान था, जबकि देश का मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी था। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब पूरे देश से बीजेपी का सफाया होगा। आपको सुनवाते हैं कि अवधेश प्रसाद का क्या कहना है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, ये पूरे हर पहलू पर फेलोर रही। इसका कोई मुद्दा नहीं था, केवल मुद्दा नहीं था, इनका मुद्दा था मंदिर, मस्जिद, हिंदू पाकिस्तान सब। मुद्दा आज जो मुद्दा है हमारे देश का, महंगाई का मुद्दा है। मुद्दा है हमारा देश का लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार है। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता। देश की दौलत वहाँ का इंसान और नौजवान हुआ करता है। तो ये बेरोजगार हैं, ये परेशान हैं, और 60 लाख नौजवानों ने पुलिस में भर्ती किया था, मेहनत किया था, और सब जो है पर्चा लीक हो गया। तो ये बातें जो हैं, और जनता की जो बेसिक नीड्स है, आवश्यकताएं हैं, और जो कल्याणकारी राज्य की परिकल्पनाएं हैं, उससे हटके इन्होंने काम किया है और इन्होंने पूरी तरह ढोंग बरता है। इसलिए इनकी हार की शुरुआत हुई है, पतन की शुरुआत हुई है, अभी अयोध्या से हुई है। सारे देश में वो समय दूर नहीं है, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, नूरपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। नमस्कार। ANB न्यूज के खास प्रोग्राम सारांश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। अपने स्पेशल शो में हम दिन भर की उन सभी खबरों का विश्लेषण करते हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं। वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक मुद्दे जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, उन मुद्दों को विस्तार से आपको समझाते हैं। हर विषय की बारीक जानकारी पर्दे के सामने और उसके पीछे की सच्चाई भी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश सारांश। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद देश को अब नई सरकार का इंतजार है। एनडीए को मिले बहुमत के बाद देश में फिर एक बार मोदी सरकार की पुष्टि हो गई है। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। पहले खबर थी कि पीएम मोदी 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, मगर अब कहा जा रहा है कि 8 या 9 जून को मोदी शपथ ले सकते हैं।
अभी राष्ट्रपति भवन की ओर से शपथ ग्रहण की तारीख फाइनल नहीं हुई है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू के लगातार 3 बार पीएम वाले रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। नई सरकार की शपथ से पहले 7 जून को एनडीए की एक अहम बैठक है। हालांकि आज यानी 6 जून को भी बैठकों का दौर है। तीसरी बार मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसमें विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्याग पत्र सौंप दिया था। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी और उनके मंत्रियों का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है। साथ ही उनसे नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने का आग्रह किया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत जरूर मिल गया है, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। विपक्षी दलों के नेताओं के बयानों से यह स्पष्ट है कि फिलहाल विपक्ष सरकार बनाने की कोशिशें नहीं कर रहा है। मतलब यह कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। खबर है कि कांग्रेस में अंदर खाने यह विचार चल रहा है कि राहुल गांधी सदन में कांग्रेस की कमान संभालें और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। जल्द ही कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में लोकसभा में कांग्रेस का नेता तय किया जाना है। इस बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने खुलकर राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने की मांग की है। मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि मैंने अपने नेता राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगे हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि राहुल गांधी को लोकसभा में कांग्रेस का नेता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस के अन्य सांसद भी मेरे जैसा ही सोचते हैं। देखते हैं कि कांग्रेस संसदीय दल क्या फैसला लेता है। हम लोकतांत्रिक दल हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 10% से अधिक सीटें होना जरूरी होता है। साल 2014 में कांग्रेस ने 44 तो 2019 में 52 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार पार्टी के हिस्से में 99 सीटें आई हैं। ऐसे में इस बार कांग्रेस के पास वो आंकड़े हैं जिनके बल पर वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल कर सकती है। अब आपको यह बताते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने की संभावनाएं इतनी प्रबल क्यों हैं। दरअसल माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया के शानदार प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गठबंधन में सीटों के मामले में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी भी है। हाल ही में उद्धव गुट के नेता संजय राउत तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो राहुल गांधी के पीएम बनने का उनकी पार्टी समर्थन करेगी। एक तरफ संजय राउत राहुल गांधी को पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ उनका कहना है कि मोदी जी को पीएम पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और अब बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला है तो मोदी को पीएम नहीं बनना चाहिए। क्या करना चाहेंगे सर? देखिए, स्टेप डाउन तो मोदी जी ने करना चाहिए। मोदी जी के लीडरशिप में चुनाव लड़ा है, तो मोदी जी को बहुमत नहीं मिला है बीजेपी का। जरूर महाराष्ट्र ने देवेंद्र फडणवीस को हराया है। महाराष्ट्र की बीजेपी की कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथ पर थी, कंधे पर थी। जिस प्रकार की गंदी राजनीति के खलनायक देवेंद्र फडणवीस थे महाराष्ट्र में, उसका पराभव जनता ने किया है। बीजेपी 23 सीट थी, 9 पर आई, उसके जिम्मेदार देवेंद्र फडणवीस है। पार्टी तोड़ो, मिस यूज ऑफ पावर, मिस यूज ऑफ एजेंसी, राजकीय विरोधकों को जेल में डालो, हाँ, उनके ऊपर गलत तरीके से इल्जाम लगाओ, ये सब है हमारी महाराष्ट्र की परंपरा नहीं थी राजनीति की। ये देवेंद्र फडणवीस ने शुरू किया है, तो रोने दो उनको। और ऐसे नाटक राजनीति में बहुत चलते हैं। सर, आपने कहा कि पहले आप मोदी जी को सरकार बना देंगे, पहले आप इसको लेकर। देखो, मोदी जी बहुत बड़े नेता है, विश्व के नेता है। हम छोटे लोग हैं बहुत, उनके सामने इतने हम छोटे लोग हैं। वो तो विश्व गुरु है ना, वो तो देवपुत्र है, काशी पुत्र है। तो अगर उनके पास बहुमत भी नहीं है तो भी उनको अधिकार है सरकार बनाने का, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय उनके हैं, तो उनको सरकार बनाने। तो जैसे कोई बुजुर्ग होता है तो हम बोलते पहले आप भाई, पहले आप, तो पहले आप मोदी जी बनाइए,
क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनेंगे सर? देखेंगे कांग्रेस पार्टी का। तो हमने आपको बताया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन इन दोनों खेमों के अलावा एक खेमा और है जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में जनता ने एक दशक के बाद किसी भी एक दल को जनादेश नहीं दिया। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को 293 सीटें जरूर मिली हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 234 सीटें आई हैं। लेकिन नजरें सिर्फ इन दोनों गठबंधनों पर ही नहीं टिकी हैं, बल्कि उन निर्दलीय सांसदों और पार्टियों पर भी टिकी हैं जो ना तो एनडीए का हिस्सा हैं और ना ही इंडिया गठबंधन का। ऐसे सांसदों का आंकड़ा 16 है। ये सांसद भी नई सरकार के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये सांसद कौन है। यूपी में दलित वर्ग की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने वाले आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरे और धमाकेदार जीत हासिल की। चंद्रशेखर की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि इस सीट पर उनके सामने इंडिया ब्लॉक के साथ ही बीजेपी और सूबे में दलित सियासत की अगुवा बीएसपी के उम्मीदवार की मजबूत चुनौती थी। चंद्रशेखर ने चौतरफा मुकाबले में 1.5 लाख के बड़े अंतर से जीत हासिल की। दूसरा नाम बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय जीते सांसद पप्पू यादव का है। पप्पू यादव के लिए संसदीय चुनाव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार की तीसरी जीत है। तीनों ही बार वो पूर्णिया से ही जीते हैं। पप्पू यादव 2 बार आरजेडी और 1 बार सपा से भी सांसद रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करके पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन इंडिया ब्लॉक में पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई, जिसके बाद पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरे और जीत हासिल की। उधर पंजाब में इस बार बीजेपी से गठबंधन के बगैर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही शिरोमणि अकाली दल 13 सीटों वाले सूबे की केवल एक ही सीट जीत सके और वो सीट है भटिंडा। भटिंडा सीट पर हरसिमरत कौर बादल को जीत मिली है। हरसिमरत कौर प्रकाश सिंह बादल की बहू और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हैं। आंध्र प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर जीत मिली है। वाईएसआर कांग्रेस के टिकट पर पीवी मिथुन रेड्डी, अविनाश रेड्डी, थानुज राणे और गुरुमूर्ति मेढेला चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। वाईएसआर कांग्रेस कई अहम मौकों पर संसद में सरकार के साथ खड़ी नजर आई है, लेकिन तब हालात दूसरे थे, अब दूसरे हैं। एआईएमआईएम इस बार सिर्फ 1 सीट जीत सकी है। राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में शुमार एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सीट से धमाकेदार जीत के साथ संसद पहुंचे हैं। ओवैसी एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों पर ही समान रूप से हमलावर रहे हैं। अगला नंबर है सरबजीत सिंह खालसा का, जिन्होंने पंजाब की फरीदकोट सीट से निर्दलीय चुनाव जीता है। सरबजीत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के मामले में सजा याफ्ता रहे बेअंत सिंह के बेटे हैं। 2015 में सरबजीत पहली बार तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मुद्दा उठाया था। खालिस्तान समर्थक कहे जाने वाले अमृतपाल सिंह के खिलाफ राजद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून समेत गंभीर धाराओं में 16 मामले दर्ज हैं। पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तारी के बाद असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल ने खडूर साहब सीट से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा और करीब 2 लाख वोट के बड़े अंतर से जीता भी। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल सांगली सीट से सांसद निर्वाचित हुए। विशाल इस सीट से कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, लेकिन इंडिया ब्लॉक में यह सीट शिवसेना यूबीटी के खाते में चली गई। कांग्रेस के हाथ से यह सीट फिसलती तो विशाल निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए और बीजेपी के सिटिंग सांसद संजय काका पाटिल को 1 लाख वोट से अधिक के अंतर से हरा दिया।
इंजीनियर राशिद जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से सांसद चुने गए हैं। इंजीनियर राशिद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया है। राशिद 2 बार विधायक रह चुके हैं और वो 2019 के चुनाव में भी मैदान में उतरे थे। फिलहाल वो टेरर फंडिंग केस में यूएपीए के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। मोहम्मद हनीफा लद्दाख सीट से निर्वाचित हुए हैं। मोहम्मद हनीफा चुनाव से ठीक पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, जो इंडिया ब्लॉक में है। पटेल उमेश भाई दमन और दीव लोकसभा सीट से संसद पहुंचे हैं। बिजनेसमैन उमेश भाई की पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता की रही है। उन्होंने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ा और 3 बार के बीजेपी सांसद लालू भाई पटेल को हराया। रिकी एंड मेघालय की शिलोंग सीट से वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। ये पार्टी न तो इंडिया ब्लॉक में है और न ही एनडीए में। वहीं मिजोरम में सत्ताधारी जेडपीएम के उम्मीदवार रिचर्ड जीते हैं। जेडपीएम अब तक न तो एनडीए में है और न ही इंडिया ब्लॉक में। तो मौजूदा सियासी परिस्थितियों में ये 16 अन्य उम्मीदवार या यूं कहें सांसद बहुत ही अहम साबित हो सकते हैं। अब देखना होगा जरूरत पड़ने पर ये किस खेमे का साथ देते हैं।